हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। देखो दोस्तों, इसमें ना एक चीज़ आप जान लो कि ये जो वैसे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज इस चैप्टर की है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, लेकिन इसमें सब कुछ आ सकता है। मतलब वेक्टर एलजेब्रा, इससे जो पिछला वाला चैप्टर था वेक्टर एलजेब्रा, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी आ सकते हैं। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब आ सकते हैं। उनमें कोई वेक्टर के बारे में कोई चीज़ें ज़रूरी होती है तो वो यहाँ पर भी लग सकती है। तो इसमें 3D भी लगेगा, वेक्टर भी लगेगा, कुल मिला के यहाँ पर सब कुछ समअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2,1,1। ये एक लाइन है जो कि ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। फिर क्या बोला, इज परपेंडिकुलर। ओके, ये शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार रफ डायग्राम टाइप का कुछ भी बना लेते हैं, एक छोटा मोटा डायग्राम। ओरिजिन जो है वो समझो यहाँ पर है, और ये जो पॉइंट है इसको हम ए मान लेते हैं। ये पॉइंट अपना ए यहाँ पर हो गया। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 और ए के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर दे रखें 2,1,1, ऐसा है। फिर क्या बोला, एक दूसरी लाइन है जो कि इन दोनों से गुजरती है। तो ये भी मैं लाइन देखो परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टाइप से यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अभी तो हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है। तो आप डायग्राम कैसा भी बना लो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसा कुछ लगभग परपेंडिकुलर जैसा बना लेंगे। यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ पी पॉइंट और इसको बोल देता हूँ क्यू। तो पी पॉइंट समझो यहाँ है और क्यू यहाँ पर है। पी की कोऑर्डिनेट्स 3,5,-1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स 4,3,-1, ऐसा हो गया। अब हमें ना ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो परपेंडिकुलर है। तो एक दो तरीके यहाँ पर ना, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इनका जो बीच का एंगल है थीटा, वो मतलब एंगल इनका थीटा मान के कोस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। चूंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर ही प्रूव करना है, तब हम यहाँ पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। वो क्या कंडीशन होती है, वो ये होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है वो कंडीशन। यहाँ पर जो A1 B1 C1 है वो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। जैसे समझो कि जो OA लाइन है ना, OA लाइन, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो, वो इसके क्या है, इसके समझ लो कि वो है A1 B1 C1। ठीक है, A1 B1 C1। और ऐसा समझ लो कि जो दूसरी लाइन है PQ, इसके जो DR है ना, वो समझ लो कि वो क्या है A2 B2 C2 है। वो हम यहाँ पर रखते हैं और फिर ये 0 आ जाना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो। लेकिन पहली बात, ये हमें निकालना आना चाहिए। ये जो DR है ना, ये A1 B1 C1 और इसके DR A2 B2 C2, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो ये मैं सिखा देता हूँ आपको। जब भी दो पॉइंट गिवन हो ना, जैसे ये और ये, जैसे हम 11th क्लास में नहीं करते थे, स्लोप निकाल लेते थे, दो पॉइंट गिवन होते तो, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैसे यहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हमें सीधा सीधा बस वो डिफरेंस निकाल लेना होता, अंतर निकालना है बस हम यहाँ पर। देखो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये A1 है ये कैसे आएगा, जैसे ये DR हम किसका निकाल रहे हैं, OA का निकाल रहे हैं ना, तो हम A के कोऑर्डिनेट में से ये O के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर लेंगे। X में से X वाला माइनस हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, फिर कोमा। अगर हमें B1 चाहिए तो फिर मैं Y कोऑर्डिनेट में से Y कोऑर्डिनेट माइनस कर लूँगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। ऐसे C1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0। तो यहाँ पर हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गए, ये तो मिल गया 2 माइनस 0 2, ये कितना हो गया 1, एंड ये कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो किसके निकाल रहे हैं हम, इसके PQ इसके। तो यहाँ पर A2 में आप कैसे भी एक बार माइनस करने का रख लो। चलो हम इसमें से उसको माइनस करने का रख लेते हैं, है ना। तो 4 माइनस 3, है ना, 4 माइनस 3 में लिख रहा हूँ, 4 माइनस 3 आ जाएगा। ये B2 क्या हो जाएगा, Y कोऑर्डिनेट माइनस Y कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा, 3 माइनस 5। C2 क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1, है ना, Q वालों में से P वाले माइनस करने, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, तो फाइनली ये क्या मिल रहा है हमें, 4 माइनस 3 1 हो गया, 3 माइनस 5 -2 हो गया, और -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो OA के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और ये किसके, PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अगर हम इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पे रखें, जैसे ये A1 हो गया, ये A1 ये B1 ये C1, है ना, ऐसे
A2 B2 C2 की वैल्यू ये है 1 -2 एंड 0। यहाँ पे रख के देखते हैं। तो सब यहाँ पर सबसे पहले ये कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी वो देखना ना, तो इसको लेके नहीं चल रहा कि भाई ये आएगी। मैं इसका LHS निकाल लेता हूँ। अगर वो 0 आ जाता है तो ये परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएगी। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, चलो हम ये निकालते हैं। A1 क्या है ये, अब देखो इसको हम ना थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे यार। A1 A2 मतलब इसका पहला और इसका पहला मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 बन जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस, फिर 1 इंटू ये y वाले से, मतलब दूसरा वाला दूसरे वाले से ना, 1 × -2, फिर प्लस यहाँ पे C1 C2 है, तो यहाँ पर 1 है C1 एंड C2 क्या है 0, तो 1 × 0 ऐसा हो जाएगा। सोल्व करते हैं, ये हो गया 2, ये कितना हो गया -2 और वो 0, तो 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू निकाली तो कितनी वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ गई। देयरफॉर यहाँ पर जो लाइन्स है, ऐसा प्रूव होता है कि जो लाइन्स है ना OA एंड PQ जो कि ऐसे मिलके बनी है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन्स होगी। कैसी लाइन्स होगी वो, परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ L1 M1 N1 ये एंड L2 M2 N2 ये आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, देखो ये क्या है, DC है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है, ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, ये जो दोनों लाइन्स है ना वो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कोसाइन हमें मिले हुए लाइन्स। देन शो दैट दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर दिस एंड दिस। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर 2 लाइन्स पहले दे रखी है, ये उन पहले वाली दोनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस है, वो दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है। फिर एक नई लाइन आई जो कि उन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। तो देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये जो पहली वाली लाइन है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, उनमें से पहली लाइन को मैं कोई वेक्टर मान लेता हूँ ना। लाइन को तो वेक्टर में समझ लेते तो ज़्यादा आसानी होती है, उसकी हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं एक तरीके से। तो समझो कि यहाँ पे 2 वेक्टर है, एक ये है अपना B1 वेक्टर है ना, तो ये B1 वेक्टर जो है ना उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। B1 वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L1 M1 N1, तो उनके साथ में I J K लगा दूंगा तो वेक्टर बन जाएगा, है ना, आसान है। तो L1 I कैप M1 J कैप और N1 K कैप। ठीक है, अब देखो यार ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या है ये, डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब इनको जब मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा ना तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर वो कितना है, 1 है। ये मत भूलना आप, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, DC है ये, DC। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी L2 M2 N2 वाली, इसको मैं B2 वेक्टर मान लेता हूँ, L2 I कैप और M2 J कैप प्लस N2 K कैप। अच्छा, तो ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ समझो कि वो ऐसे है, परपेंडिकुलर है ना आपस में, तो ऐसे बन जाएगी, ये B2 वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही L2 M2 है ना, इन सब का स्क्वायर का समेशन 1 है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है। तो वो चीज़ में मैं लिख देता हूँ कि L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो दोस्तों, इससे ना यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है। इसका मतलब ये है, आप है ना एक बार इसका मैग्नीट्यूड लेने की सोचो, मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो होगा क्या कि उसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना तो 1 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। B1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। B1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। मतलब ये यूनिट वेक्टर है। क्या ये यूनिट वेक्टर। ऐसे ही यहाँ से पता चलेगा कि B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी एक क्या है, यूनिट वेक्टर। खैर इन दोनों का बहुत कम ही है काम, लेकिन फिर भी जरूरी है चीज़ समझना। अच्छा, फिर क्या बोला कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक और लाइन बन गई। अब देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हैं, वो इसको यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। B1 B2 तो इस पेज पर ही है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना वो यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। यार इसका ढक्कन रुक नहीं रहा, इसको समझो ऐसे है, ऐसे बन गया ये B1 इधर, B2 इधर, और ये नई वाली लाइन है, इसको आप B3 समझ लो। ये जैसे ऊपर कैमरा की तरफ आ रही है ना, ये क्या है, B3 है। तो इसको मैं कैमरा की तरफ तो कैसे बनाऊँगा, ऐसे हवा में तो लिख नहीं सकता मैं, तो इसको मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ। ये क्या है, B3 वेक्टर है, जो कि इस B1 के भी परपेंडिकुलर है और इस B2 के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप थोड़ा ऐसे फीलिंग से समझना इस चीज़ को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम ना B3 के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, हमें शो करना है कि B3 के मतलब इसके, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे हैं।
अब यार ये हम कैसे निकालें, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इस B3 को कुछ मान लूँ, कैसे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, फिर वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालूँ। इससे इसके बजाय दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर ना देखो, हमें ना इन दोनों के दो वेक्टर पहले से गिवन है, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो जैसा कि मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था, जरूरी नहीं है हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर की मिसलेनियस कर रहे हो तो बस इसी के कंसेप्ट लगेंगे। यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा और 3D दोनों की चीज़ें लग जाती है, वेक्टर 3D कंप्लीट लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो B1 B2 दे रखे, और याद करो वेक्टर अलजेब्रा में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है कि हमें जो नया वेक्टर मिलता है ना, वो पुराने वाले दोनों वेक्टर जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। और वो कैसे पता चलता है हमें? राइट हैंड थंब रूल से, है ना, राइट हैंड थंब रूल। तो मैं B1 और B2 जो पहले से हमें गिवन है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा, इन दोनों का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? B3 मिल जाएगा। देखो ऐसे B1 से B2 की तरफ जाऊँगा, B1 क्रॉस B2, तो मेरे को थंब की डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, ये B3 ऊपर की तरफ ही तो आ रहा है, तो ये B3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये B3 क्या होगा? ये होगा B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है और वो इसके भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमें B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली उसमें जो भी आई जे के साथ आएगा ना, यही होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर काम चालू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने लिखा है B3 वेक्टर मतलब B1 क्रॉस B2, इसको मैंने B3 मान लिया है, नए वेक्टर को, विल बी परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर मिलता है ना, वो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है उन्हीं की परपेंडिकुलर मिलता है। तो B1 और B2 के परपेंडिकुलर ही हमें चाहिए था, यही हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ना क्या करें, अगले पेज में हम इसको डॉट प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, फिर वो आंसर बन जाएगा अपना। तो अगले पेज में करते हैं अब। तो यहाँ पर B1 वेक्टर क्या जाएगा? L1 आई के प्लस M1 जे के प्लस N1 के। अच्छा यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस, फिर L2 वो सब आ जाएगा, L2 आई के प्लस M2 जे के प्लस N2 के। अब देखो यार, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं वो डिटर्मिनेंट बना के। तो यहाँ वो डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। ये जो दूसरी वाली रो है यहाँ पर क्या आएगा? ये B1 वाली चीज़ें आ जाएगी, L1 M1 N1। तो L1 M1 N1 और नीचे की तरफ वो दूसरी वाली L2 M2 N2। इसको सोल्व कर लेते तो हम हमेशा इसी के अलोंग तो एक्सपेंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले आई केप के साथ क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो M1 N2 माइनस N2 N1 के साथ, तो M2 N1 बन जाएगा। फिर ये आई वाला काम हो गया। अब लगाएंगे जे, और हमेशा आपको पता है यार, ये डिटर्मिनेंट सोल्व करने का तरीका है कि इसके साथ फिर माइनस लगता है, माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? इसके रो को, कॉलम को, है ना, ऊपर वाली रो और इस बीच वाले कॉलम को छुपा लेंगे, क्योंकि इसमें हम अपना जे है, ये पता करने वाले हैं इसके साथ, तो ये छुप जाएगा। तो ये L1 N2 से मल्टीप्लाई होगा, L2 N1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस के केप के साथ क्या आएगा? इसको भी छुपा लो, अब ये छुप जाएगा। तो ये L1 L और M से काम बन जाएगा अपना, L1 M2 माइनस L2 M1, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना, अब आपको देखो यहाँ पर हमने कैसे कन्वर्ट किया था, यहाँ पर L M N ऐसा था, हमने क्या लगा? आई जे के लगा दिया। हमें वापस ना यहाँ पे आई जे के हटा के बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से लिख लेते हैं। मतलब एक बार ये जो जैसे जे के साथ माइनस है ना, फिर बाद में इनका आई जे के हटा देंगे, ये जो बचेंगे यही अपने डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आई है ये हो गया, इसके साथ में क्या है वो M1 N2 माइनस M2 N1, ये बन जाएगा। ये जो माइनस जे है ना, इसका माइनस अंदर भेज दो, तो बाहर बच जाएगा प्लस का जे, और ये माइनस अंदर जाके वो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, L2 N1 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस L1 N2 प्लस लास्ट में के केप, तो के तो ठीक है, ये सीधा सीधा ये आ जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस DC क्या हो गए? अब ये आई जे के ही हटा दो। देखो जो DC और DR है ना, ये कार्टेशियन की चीज़ें हैं, वहाँ पर आई जे के नहीं लगाते। और जो वेक्टर, ये जो आई जे के है ना, ये वेक्टर वाली चीज़ें, तो वेक्टर में ऐसा लिखते हैं डायरेक्शन को, और जो कार्टेशियन है ना उसमें हम DC या DR से दर्शाते हैं। तो DC में ये आई जे के हटा देते हैं हम, तो ये आ जाएगा कितना? M1 N2 माइनस M2 N1 कोमा,
यहाँ पर ये आ जाएगा L2N1 माइनस L1N2, ठीक है, फिर कोमा ये आ जाएगा L1M2 माइनस L2M1, ठीक है दोस्तों। तो ये यही तो बोला ना, यही चीज़ आनी चाहिए। Mn में है, फिर यहाँ पे NL में है और यहाँ पे LM में, हाँ तो यही है ना, यही आप मैच कर लेना, ये सेम टू सेम यही हो गया। ये दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। कैसे किया, हमें पहले से परपेंडिकुलर थे, उनके भी परपेंडिकुलर चाहिए था, तो फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा ले लिया, क्योंकि गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर उनका ही क्रॉस प्रोडक्ट होता, तो मैंने उन्हीं दोनों का जो दे रखे थे ना उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये आंसर मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड दी एंगल बिटवीन, यहाँ पर एंगल पूछ लिया, एंगल पूछते वो डॉट प्रोडक्ट वाली चीज़ याद आती है, बिटवीन दी लाइन्स हुज DR डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C माइनस A एंड A माइनस B। जब भी मैं डायरेक्शन रेशियो दे दी जाए ना DR और एंगल पूछ लिया जाए, तो बस वो एक कोस थीटा वाला जो फेमस फॉर्मूला ना वही हम लगाते हैं। यहाँ पे वेक्टर तो दे नहीं रखा कि हम डॉट प्रोडक्ट उनका दिखाएं, है ना, वेक्टर होता तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट से दिखा देते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं होता, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, ये तो कार्टेशियन वाली चीज़ें हैं, तब हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही दिखा देते हैं। जैसे कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और इसके नीचे क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा तरफ आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 की फैमिली आ जाएगी, ये C2 स्क्वायर ऐसे। अब देखो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, ताकि इसका आंसर नेगेटिव ना आए, ये थीटा एक्यूट एंगल आ जाता है। देखो ये जो A1 B1 C1 है ना, ये यही है, यहाँ पे जो दे रखे ना, ये जैसे पहली लाइन के DR ये है, तो ये A1 है, ये B1 और ये C1, ये क्या है A2, ये B2 और ये C2, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर A1 A2। अब देखो इसको भी ऐसा नहीं कि देख देख के सोल्व करेंगे, ऐसा समझो A1 A2 मतलब इसका पहला इसका पहला, पहले को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसा कर दो। तो ये A यहाँ पे ये कोमा है, ये A1 नहीं है, ये कोमा है, A B माइनस C से मल्टीप्लाई होगा, तो A इंटू B माइनस C, फिर प्लस ये जो B है ये C माइनस A से मल्टीप्लाई होगा, तो B इंटू C माइनस A, फिर प्लस C जाके A माइनस B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इंटू A माइनस B, ऐसे। और नीचे की तरफ क्या आएगा, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे भी, तो ये देखो सारे 1 वाले हैं, A1 B1 C1, तो ये इन तीनों का स्क्वायर आएगा एक साथ, क्या जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर अंडर रूट, दूसरे वाले अंडर रूट में क्या आएगा, इन तीनों का स्क्वायर का समेशन। तो पहला क्या है, B माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर, और ये A माइनस B का प्लस A माइनस B का स्क्वायर, यहाँ पे अपना मॉडुलस। तो देखो कोस थीटा क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे वालों को ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले खुद ही जीरो हो जाएंगे, तो फिर आंसर ही जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट खोलो, देखो A इंटू बी क्या बन जाएगा, AB माइनस AC बन जाएगा, AB माइनस AC, फिर प्लस ये BC माइनस BA, BC माइनस BA, फिर लास्ट वाला ब्रैकेट CA माइनस CB, CA माइनस CB। नीचे की तरफ जो अंडर रूट हो ना, उनको तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार फिर से वो सेम चीज़ ही लिखूंगा, क्योंकि सोल्व करूंगा ही नहीं, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ये कट जाएगा, जैसे AB से ये BA कट गया, ये जो माइनस AC है ना उससे ये CA कट जाएगा, ये जो BC है इससे CB कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला, ऊपर की तरफ जीरो और नीचे की तरफ बड़े बड़े अंडर रूट, जिनका कोई अब सेंस रहा नहीं। तो 0 समथिंग कुछ भी हो, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, कोस थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है, जो भी लाइंस की यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, वो लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये तो आसान था, डायरेक्ट एंगल का फॉर्मूला, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से गुजरने वाली और एक्स एक्सिस की जो पैरेलल है ना, उस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है कि वो क्या होगी। तो देखो एक बार थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। समझो कि ऐसे है, ये अपना इधर की तरफ हम एक्स एक्सिस ही लेते हैं, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पर पहली चीज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए ऐसे, लेकिन फिर बाद में और इसको क्या बोला है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन तो वहाँ है, अपना जो एक्स एक्सिस है खुद ही ओरिजिन से गुजरता है, तो यहाँ पर एक टाइप से एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही पूछने के बारे में, मतलब वो बताने के बारे में बोला है। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो पैरेलल ऐसी 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 कोई ना कोई लाइन बन जाएगी,
लेकिन फिर बोला इन लाइंस में से हमें कौन सी लाइन लेनी है, वो लाइन लेनी है जो कि पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से गुजरे, तो हमें ये लाइन ही बतानी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर ये मेन बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है, पॉइंट क्या है अपना, यहाँ पे पॉइंट है 0,0,0। अच्छा, डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्शन, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है अपने लिए। डायरेक्शन देखो, ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाली। तो यहाँ पर हम इसके डी या डी वो तो चाहिए पड़ेंगे। तो क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस आपको पता है, एक्स एक्सिस की तरफ एक चीज़ काम करती है आई केप, एक्स एक्सिस की तरफ क्या चीज़ काम करती है, आई केप। वाई की तरफ क्या काम करता है, जे केप, और जेड की तरफ के केप। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है ना वो है आई केप। आई केप को अगर आप थोड़ा सा फैला के लिखोगे, आई केप का मतलब क्या है, आई केप प्लस 0 इंटू जे केप प्लस 0 इंटू के केप। इधर की तरफ जीरो और जे और के हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए सिंपल सा आई केप मतलब 1 इंटू आई केप। तो अब आप एक बार खुद ही सोचो, इसकी जो डायरेक्शन है उसमें आई केप के साथ 1 आ रहा है, जे केप के साथ 0 आ रहा है, और के केप के साथ 0 आ रहा है। तो यही क्या हो गए, देखो यही डायरेक्शन है, आई जे के में ये डायरेक्शन है वेक्टर फॉर्म में, हमें चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम इनके कोएफिशिएंट ढूंढ लेंगे। यहाँ पे 1 0 0 मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो बोल दो या डायरेक्शन कोसाइन बोल दो, क्योंकि यहाँ पर इनको डायरेक्शन कोसाइन भी हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होता ना, वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको आप डी सी या डी आर कुछ भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्शन के नाम से छोड़ देता हूँ 1,0,0। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ये लेके चलते हैं। अब देखो हमें क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये बतानी है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1, इसके नीचे यहाँ पर कुछ आएगा वो अभी बाद में देखेंगे, फिर आएगा y माइनस y1, और इसके नीचे भी आएगा फिर z माइनस z1। इनके नीचे आता है a b एंड c। अच्छा देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना x1 हो गया, y1 हो गया और z1 हो गया, ये तो है पॉइंट जहाँ से लाइन गुजरती है। तो अपनी वाली लाइन कहाँ से गुजर रही है, 0 0 से, 0 0 0 से। तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो नीचे वाले नंबर है a b एंड c, ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो a की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b की जगह 0 आ जाएगा और c की जगह भी 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यार आपको ना अगर बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही ना तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली उस पर मेरा कंट्रोल है नहीं, अभी पास में बहुत तेज़ बजा रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं यार। आप बस एंजॉय करो म्यूजिक को भी और लेक्चर को भी। यहाँ पर 0 0 0 ये डाल देता हूँ, तो x माइनस इसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई a की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ गया, y माइनस 0 बटा ये b की जगह भी 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू z माइनस z1 की जगह ये पॉइंट, ऊपर पॉइंट नीचे डायरेक्शन, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, z1 की जगह 0 आ जाएगा, ये नीचे की तरफ फिर इसका c है, c की जगह ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। इसको चाहो तो आप इसको थोड़ा और आसान कर लो, ऊपर वाले जीरोज हटा दो, ये इनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0। 3D में ना x एक्सिस की इक्वेशन यही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो घुमा फिरा के दे रखा ना वो x एक्सिस की इक्वेशन ही पूछी यहाँ पर। पैरेलल टू x एक्सिस, ओरिजिन से गुजरे, x एक्सिस के अलावा थोड़ी कोई लाइन बनेगी जो ओरिजिन से गुजरेगी और x एक्सिस के पैरेलल भी होगी। तो x एक्सिस की इक्वेशन ये होती है, याद रखना आप। तो वैसे कोई ज़्यादा काम की है नहीं, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लिंक निकालते ऐसे हम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट है और यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स दे भी रखे हैं रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच में एंगल बताना आसान क्वेश्चन है, एंगल बताना तो वही आसान है ना। तो ए बी बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे ए बी का जिक्र हुआ ना, तो समझो कि ए बी ऐसे है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 1, 2, 3, 1 2 3। बी के कोऑर्डिनेट्स ये है 4 5 7, ये हो गया। अच्छा फिर क्या है सी डी, सी के ये हैं और डी के ये हैं, तो सी डी में ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पर सी ले लिया, यहाँ पर डी ले लिया। एंगल बताना ना हमें, ये थीटा बताना है। अच्छा तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी डी है ना, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये तीसरे वाले -4 3 और -6। डी के क्या है, ये 2 9 2, ये हो गया 2 9 2। अच्छा तो देखो हमें एंगल बताना ना, तो एंगल बताने के लिए वो कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, उसमें A1 A2 B1 B2 वो सब चाहिए। वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज।
तो हम इस ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। इसके क्या निकाल लेंगे, डी आर। देखो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्शन रेशियोज, जैसे 2D में स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसमें डिवाइड करते थे, y का अंतर x का अंतर। यहाँ पे डिवाइड नहीं करते, यहाँ तो बहुत आसान है, x में अंतर निकाल लो, y में अंतर और z में अंतर, यही डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ पर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 4 में से हम ये x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट 4 माइनस 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, फिर कोमा, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं लगाते, बस कोमा चलता है, फिर 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 फिर कोमा, फिर 7 माइनस 3, ये माइनस कर लो, 7 माइनस 3, ये हो गया। इनको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 3, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो पहले वाले के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए इस ए बी लाइन के, ये हो जाएंगे यहाँ पे 3 3 4। इनका मतलब क्या है, इनका वैसे जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में इनका मतलब ये है, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया, ये है मतलब इनका। अब हम दूसरी लाइन पर आते हैं, इस पर इसके भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। ये भी वैसे करूँगा x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 वैसे करके माइनस, तो 2 माइनस, इन दोनों का अंतर देख लो, 2 माइनस माइनस 4, यहाँ पे पहले से माइनस है, एक माइनस अपना तरीका वाला है और एक माइनस पहले से है, तो प्लस बन जाएगा, 2 माइनस माइनस 4 हो गया 2 प्लस 4 कोमा, फिर 9 माइनस 3, दूसरा में से दूसरा वाला 9 माइनस 3 फिर कोमा, 2 माइनस माइनस 6, तो बन जाएगा 2 प्लस 6। इनको सोल्व करते हैं, 2 प्लस 4 क्या हो गया 6 हो गया, 9 माइनस 3 ये भी 6 हो गया, 2 प्लस 6 ये क्या हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है, ये दूसरी वाली लाइन के ना, तो ये A2 B2 और C2 हो गए, ये बन गए अपने दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब हमें इनके बीच का एंगल ये चाहिए थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे डॉट प्रोडक्ट से आती पूरी डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन में नहीं जाना। इनका क्या बन जाएगा फॉर्मूला A1 A2, आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा, याद है या नहीं, एक बार को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो फिर कुछ और तरीका बताना पड़ेगा याद करने का। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ऐसा हो गया। और यहाँ पर हम सेफ्टी के लिए मॉडल्स लगा लेते हैं, वो एक्यूट एंगल निकालने के लिए, ऐसे जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है ना, बड़ा एंगल है 90 से, तो ये ना आए, हमें छोटा वाला एंगल मिल जाए, इसलिए यहाँ पर मॉडल्स लगा के चलते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। A1 A2 ऐसे देख के नहीं डालेंगे, कैसे करेंगे, A1 A2 मतलब इसका पहला और इसका पहला, तो ऐसे ही करेंगे, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 6 फिर प्लस B1 B2, ये 3 और ये 6, 3 इंटू 6 प्लस, फिर यहाँ पे C1 क्या है 4 और ये क्या है 8, तो 4 इंटू 8 ऐसा बन जाएगा। ओके, नीचे की तरफ इन तीनों का स्क्वायर का समेशन, इन तीनों का 3 3 4 है ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। अगला क्या है A2 B2 C2, ये 6 6 8 है, तो 6 का स्क्वायर 36, इस 6 का स्क्वायर भी 36 और इस 8 का स्क्वायर 64। मॉडल्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, सब पॉजिटिव है, सोल्व करना पड़ेगा यार, ये तो बड़ी कैलकुलेशन है। 3 इंटू 6 ये कितना हो गया 18 और ये भी कितना हो गया 18 हो गया, और 4 इंटू 8 ये कितना हो गया 32 हो गया। अच्छा नीचे की तरफ क्या आएगा, ये तो हो गया 25 और ये 9 34 हो गया, ये भी अंडर रूट के अंदर ही है ये और ये हो गया 100 और ये 36, तो 136 हो गया यहाँ पे मॉडुलस। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कोस थीटा, 18 और 32 है तो 50 हो गया, 50 और ये कितना है 50 और ये 68 हो गया 68। और अब देखते हैं नीचे की तरफ क्या मिलेगा हमें, तो नीचे की तरफ देखो एक 34 तो ये है, तो 34 क्या हो गया 2 इंटू 17 हो गया। अब हम इसके भी फैक्टर बना लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ये क्या है अपना 136 है ना, तो इसको रफ में सोल्व करते हैं यार। 136 एक बार इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि 36 तो होता ही है, तो 4 3 जा फिर 1 6 16, तो यहाँ पे 4, अच्छा 34 आ गया, ठीक है। तो 136 क्या हो गया 4 इंटू 34, 4 इंटू 34 को भी सारे टुकड़े कर लो आप, 4 तो चलो ठीक है, 34 क्या आ जाएगा 2 इंटू 17, ये लिख लो। 136 को मैं ये लिख रहा हूँ, क्या है यहाँ पे 136 है क्या ना अगला नंबर, उसकी जगह मैं ये नंबर डाल रहा हूँ क्या 4 इंटू 2 इंटू 17, ये हो गया। अब देखो इसको 68 तो ऊपर है, अभी कट जाएगा मुझे लग रहा है ये सब,
यहाँ पे अंडर रूट 1 ही लगा लो यार, ये कितना है 2 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 17, तो हर चीज़ 2 2 बार आ रही है, तो ये तो आराम से इसका अंडर रूट हो जाएगा। ऊपर की तरफ 68 और नीचे की तरफ अंडर रूट हटा ही लेते हैं अब इसका ना, अंडर रूट नहीं लगा रहा मैं। देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा। 17 यहाँ पर भी है और 17 यहाँ पर भी है, तो एक 17 बाहर आ जाएगा। बचा ये 4 का अंडर रूट अकेला ही है, लेकिन 4 का अंडर रूट होता तो है 2, तो अरे अरे तो कट गया ना। देखो 17 का डबल 34 और 34 का डबल ये 68 हो गया नीचे, तो पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। समझ गए ना, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों लाइंस ना पैरेलल होगी एक टाइप से, पैरेलल ऐसे कहीं दूर दूर बने वो इशू नहीं है, लेकिन ये होगी कैसी लाइंस पैरेलल, क्योंकि थीटा कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि कोस थीटा कितना आ गया 1 आ गया। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको ये समझ में आया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द लाइंस, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है एंड ये एक और लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आर परपेंडिकुलर फाइंड के। अब देखो यार ये परपेंडिकुलर है, पहले से दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा के की वैल्यू निकालनी है। तो यार ये तो सीधा सीधा जो कंडीशंस होती है ना उसका क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर मैं वो कंडीशन लिख देता हूँ बस, और फिर क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बहुत बड़ा होता तो इसलिए मैंने ये सिंबल लगा दिया। तो पर कंडीशन क्या होती है, वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या चीज़ें हैं, ये है डायरेक्शन कोसाइन। अब लाइन में ये कहाँ पर मिलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि भाई 2D में जो लाइन होती है ना उसकी स्लोप y बराबर mx प्लस c में m कहाँ मिलेगा, x के साथ मिलेगा m। वैसे यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर मिलते हैं। एक लाइन में ये चीज़ें मिलती है मैं नीचे यहाँ 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 और यहाँ यहाँ यहाँ, जो x के नीचे है वो होता है A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। दूसरी लाइन है तो फिर वो A2, ये B2 और ये क्या हो गया C2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ तैयार रहते हैं ये ज़्यादा आसान है 2D के बजाय इनको ढूंढना। देखो इनकी वैल्यूज डाल देता हूँ। A1 की जगह कितना, देखो A1 A2 मतलब पहला वाला पहले वाले से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -3 को 3 के से मल्टीप्लाई करूंगा ना, -3 को 3 के से, तो कितना मिलेगा मेरे को -3 इंटू 3 के -9 के, -9 के। B1 B2 तो दूसरा वाला दूसरे वाले से 2k इंटू 1, 2k इंटू 1k मिल जाएगा, 2k मिल जाएगा। C1 C2 तीसरा वाला तीसरे वाले से 2 इंटू -5, तो माइनस का 10 मिल जाएगा इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व करना चालू करता हूँ वापस। तो -9k और 2k ये हो जाएगा -7k, -10 को मैं RHS में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -7 डिवाइड में, तो 10/7 -7 मतलब ये हो गया आंसर इसका। माइनस कहीं भी लगा लो, माइनस ऊपर लगा लो, -10/7 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए ये जो दोनों लाइंस है ना ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो आई होप दोस्तों आज के जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना ये एकदम बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास तरीके से आपको समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।